हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए CSEE का फर्स्ट लेक्चर, लीगल एप्टीट्यूड का लॉ ऑफ टॉर्ट। ये चैप्टर बहुत ही कम वेटेज रखता है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये CS एग्जीक्यूटिव में 5 से 6 नंबर का आराम से ये क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ जितने चीज़ लिखे हैं उससे 1-2 पॉइंट ही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है CS एग्जीक्यूटिव में, तो ये तुम्हारा बेस कवर कर लेगा। यहाँ तुम कर लोगे अच्छे से तो वहाँ तुम्हें टॉर्ट करने का उतना डिटेल में करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही यहाँ का सारा बात वहाँ CS एग्जीक्यूटिव में लिखा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके नोट्स क्या नहीं हैं। देखो मेरे पास इसके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। बट ना हम मॉड्यूल से करेंगे। क्यों हम मॉड्यूल से करेंगे? तुम्हें मॉड्यूल से रीडिंग मारना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है तो भाई किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए एक बार मॉड्यूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स का इस्तेमाल सिर्फ रिवीजन के टाइम पे करना लास्ट में, ठीक है? एग्जाम से 1-2 दिन पहले या एग्जाम से आधे घंटे 1 घंटे पहले उससे रिवीजन कर लेना। बट अभी तुम्हें मॉड्यूल से ही पढ़ना होगा, मैं पढ़ाऊंगा भी मॉड्यूल से ही। अब पहला क्वेश्चन आता है, लॉ क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है भाई? पहली बार टॉर्ट का नाम सुन रहा हूँ। लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है? हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, कंपनी पढ़ा, उस सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है, बट टॉर्ट तो हमने बहुत नया सुना है। तो देखो सबसे पहले हम समझाते हैं टॉर्ट क्या होता है। मान लो तुम CS बन गए और CS बनने के बाद तुमने एक बाइक परचेस किया। एक कैसा बाइक है? अरे भाई नया मॉडल। जब तक तुम CS बनोगे तो दुनिया बदल जाएगा, तो नया मॉडल। तो ये बाइक तुमने अपने पहले सैलरी से परचेस किया। अगर तुम इसको परचेस करके लाए हो तो तुम इसका ऑनर हो। ऑब्वियस सा बात है भाई, मैंने परचेस किया तो मैं ही ऑनर होऊंगा ना। तो इसका तुम ऑनर बन गए। तो अब कोई चीज़ अगर तुम किसी का ऑनर हो तो तुम डिसाइड करोगे कि उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ नहीं कर सकता है। सारा डिसीजन किसका होगा? ऑब्वियस सा बात है तुम्हारा होगा, क्योंकि गुड्स तुम्हारा है। अरे मैं ये कैलकुलेटर खरीद के लाया, इसका ऑनर मैं हूँ, तो मैं जिसको चाहूँगा वो ही ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है। क्या मेरे से बिना पूछे कोई ये कैलकुलेटर यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या मेरा ये राइट है कि मेरा प्रोडक्ट मेरा कंसेंट के बिना कोई यूज़ ना कर सके? हाँ, मेरा राइट है। इसी को लॉ में हम लोग बोलते हैं राइट इन रेम। लॉ में हम लोग इसको बोलते हैं राइट इन रेम। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में तुम्हारा एक राइट है कि तुम्हारे परमिट के बिना तुम्हारी चीज़ों को या तुमको भी कोई नहीं छू सकता। अगर मान लो हमको कोई आकर धक्का दे देता है, क्या मेरा कंसेंट लिया गया? नहीं लिया गया। क्या मेरा राइट इन रेम डिस्टर्ब हुआ? हाँ हुआ। तो क्या इसी को हम लोग टॉर्ट बोलेंगे? द आंसर इज यस, इसी को हम लोग टॉर्ट बोलेंगे। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में तुम्हारा एक राइट इन रेम है और वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हम उसको टॉर्ट बोलेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टॉर्ट क्या होता है। ये कैलकुलेटर मैं लेकर आया, इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, कौन यूज़ करेगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। अगर मेरे से बिना पूछे कोई इसको यूज़ कर लेता है, या तुम्हारे एग्जांपल में कोई तुम्हारा बाइक यूज़ करता है, तुम्हारा बाइक कोई चला रहा है, बट तुमने उसे मना किया कि भाई तू मत चलाइए बाइक, बट वो फिर भी चला रहा है, क्या तुम्हारा राइट जो था वो डिस्टर्ब हुआ? हाँ, वो डिस्टर्ब हुआ। तो क्या तुम यहाँ पर टॉर्ट का केस कर सकते हो? द आंसर इज यस, तुम टॉर्ट का केस कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्ट। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में जो राइट है अगर वो डिस्टर्ब किया जाता है तो तुम उस पर टॉर्ट का केस कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि टॉर्ट क्या होता है। अब लॉ क्या होता है? देखो लॉ कुछ नहीं होता है, लॉ जनरल रूल्स होते हैं। जनरल रूल ये मेनली बताते हैं, लॉ जो है ना मेनली बताता है तुमको कि क्या सही है क्या गलत है। लॉ बोलता है कि हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स नहीं ब्रेक करना चाहिए, एंड उसके साथ साथ मर्डर नहीं करना चाहिए, किडनैपिंग नहीं करना चाहिए। तो लॉ हमें गाइडलाइंस के तरह गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी को हम लोग लॉ बोलते हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि टॉर्ट जब हमारा राइट अगर डिस्टर्ब होगा तो उसको हम लोग टॉर्ट बोलेंगे। तो इसी के रिलेटेड जो लॉ है उसी को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं। आई होप कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसका ओवरव्यू तुम्हें मिल गया कि हमारे साथ अगर कुछ, हमारे राइट के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। अब हमारे इस चैप्टर में ना 3 तरह के लॉ के बारे में डिस्कशन है। 3 तरह के लॉ के बारे में। पहला
क्रिमिनल। ये क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का मेन फोकस होता है पनिश करना। मान लो किसी का मर्डर हो गया, अगर मर्डर किसी एक का हुआ है, क्या उसका डर, उसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे, पूरे आसपास के इलाकों पे नहीं पड़ता है? पूरे इलाकों पे पड़ता है भाई। मर्डर हुआ उसका, लेकिन इम्पैक्ट पूरा सोसाइटी पे पड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल रॉन्ग बोलते हैं, जो कि डील होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग हुआ, यानी मान लो अभी इधर हाल ही में एग्जांपल मैं देता हूँ, हाल ही में इधर कोलकाता में एक बहुत बड़ा रेप केस हुआ था। पूरा भाई, इतना क्या बोलूँ उसके बारे में, छोड़ो। मतलब लोग, लॉ जो है, इतना बड़ा केस हुआ, क्या इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ा था? क्या हर एक वो फैमिली डर रहा था? क्या हर एक वो फैमिली मेंबर, हर वो लड़की डर रही थी रात में निकलने से या फिर घर से बाहर निकलने में? ये केस हुआ था, केस हुआ किसी एक जगह, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा पूरे देश पर। तो क्या ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं हुआ? हाँ, ये क्रिमिनल रॉन्ग हुआ। और क्रिमिनल रॉन्ग को डील करता है क्रिमिनल लॉ, और वो क्या बोलता है, अगर तुम गलत करोगे हम तुम्हें पनिश करेंगे। सिंपल सा बात है, यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं। भाई तुम किसी का मर्डर कर दोगे और तुम बोलोगे कि सेटलमेंट कर लेते हैं, ये कैसे होगा भाई? जान की कीमत पैसे से नहीं नापी जाती। दूसरा, सिविल। ये क्या हुआ? ऐसा कोई गलत काम जो कि गलत हुआ है बट किसी एक के साथ हुआ है, दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा। सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मेरे को लॉस हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। क्या इसका इम्पैक्ट कहीं सोसाइटी पे पड़ेगा, तुम पे पड़ेगा, कहीं दहशत फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो इसको हम लोग क्रिमिनल लॉ के अंदर डील करते हैं। एंड थर्ड वन इज कॉमन लॉ। ये क्या हुआ? कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर कोई केस आया और पुराना केस में ऑलरेडी जजमेंट मिला हुआ है और दोनों के मैटर सेम है, तो कोर्ट जो है पुराने जजमेंट को रेफर करके इस केस में भी जजमेंट पास कर सकता है। ये कोर्ट के पास पावर है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉ। तो तीन तरह का लॉ हुआ। पहला, अगर कोई गलत पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है तो वो हो गया क्रिमिनल लॉ के अंदर। फिर सिविल लॉ, कोई ऐसा गलत काम जो किसी एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ हुआ है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी या पब्लिक एट लार्ज पे नहीं पड़ रहा, उसको सिविल बोलते हैं। एंड कॉमन तो बहुत इजी है कि कोर्ट रेफर कर सकता है पास्ट जजमेंट को अभी के जजमेंट देने के लिए। तो हमारा टॉट किस में आता है? तो हमारा टॉट सिविल रॉन्ग में आता है। यानी अगर इसमें कुछ होता है तो यहाँ सेटलमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रैदर देन पनिशमेंट पे। और क्रिमिनल में भाई पनिशमेंट मिलेगा, तुमको जेल हो सकता है, लाइफ इम्प्रूवमेंट, या फिर फांसी दिया जा सकता है, कुछ भी, डेथ पेनल्टी, कुछ भी। बट सिविल में क्या होता है, सेटलमेंट पहले किया जाता है। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा तो भाई सिविल लॉ में भी है पनिशमेंट, बट मेन जो फोकस होता है वो सेटलमेंट पे रहता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लॉ क्या होता है, टॉट क्या होता है। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल पे। टॉट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश में इसको रॉन्ग बोलते हैं, यानी कुछ गलत होना। और ये टॉट जो है फ्रेंच वर्ड डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से टॉटरम। यानी इसको करना कैसे है, लैटिन वर्ड था एक टॉटरम, उससे डिराइव हुआ टॉट, जो कि फ्रेंच वर्ड है। एंड फ्रेंच वर्ड है बट इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रॉन्ग। टॉट मतलब रॉन्ग। लेकिन क्या हर रॉन्ग माना जाएगा टॉट? द आंसर इज नो। देखो यहाँ पर लास्ट लाइन पढ़ो फिर। पब्लिक रॉन्ग यानी पब्लिक एट लार्ज, गलत किसी और के साथ हुआ बट असर पूरे पब्लिक पे पड़ा है। या क्राइम, वो पनिशेबल होते हैं पेनल लॉ के अंदर। यानी सिंपल सा बात बोल रहा है, क्रिमिनल लॉ में टॉट क्रिमिनल लॉ नहीं है। सिविल रॉन्ग, सिविल में कुछ गलती होता है, सिविल लॉ के अंडर कुछ रॉन्ग होता है तो वो टॉट के अंदर आएगा। क्रिमिनल में कुछ गलती होगा तो भाई उस पर पनिशमेंट मिलेगा, वो हम लोग इंडियन पैनल कोड, अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ये अभी तुम्हें समझना नहीं है, ये CS एग्जीक्यूटिव में, बस इतना समझ लो। कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग यानी पब्लिक एट लार्ज में कुछ गलत हुआ है तो वो टॉट नहीं होगा, क्योंकि वो अलग से पैनल कोड में गिना जाता है। टॉट मीन्स एक सिविल रॉन्ग। टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, यहाँ डेफिनेशन में ऑलरेडी बोल दिया गया है, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
तो इसलिए उसको हम लोग टॉट नहीं बोलते, क्योंकि उससे जो भी डील ब्रीच जो भी हुआ कॉन्ट्रैक्ट का वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लेंगे। एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ट्रस्ट क्या, मान लो तुम अपने बर्थडे पार्टी के लिए फ़ोन किया अपने दोस्त को कि भाई चल मैं आज पार्टी दे रहा हूँ, तू आ रहा है? तो तुम्हारे दोस्त ने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। तुमने भाई उसके लिए खाना वाना बुक वगैरह कर लिया रेस्टोरेंट में, एंड वो आया नहीं, तुम्हारा खर्चा हो गया, खाना भी बर्बाद हो गया। तो क्या अब तुम उस पर टॉट का केस करोगे कि उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है? तो तुम नहीं कर सकते। उसका आना ना आना उसका डिसीजन था, ये टॉट नहीं हुआ। यहाँ तुम्हारा राइट के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तुम्हारा राइट को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। उसका राइट था कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, उसने नहीं आना पसंद किया। तो इसलिए तुम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए टॉट का केस नहीं कर सकते, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब टॉट का कोई खुद का एक्ट नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट का कंपनीज एक्ट 2013 है, एलएलपी का एलएलपी है एक्ट है 2008 है। तो टॉट का भी कोई एक्ट है क्या? नहीं, इसका कोई एक्ट नहीं है। तो इसमें अगर कोई बातें बताना रहता है तो दूसरे एक्ट में ही हम लोग लिख कर बता देते हैं। जैसे कि सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 वो डिफाइन किया है, टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बस। उसके अलावा 3 लोग ने और टॉट को डिफाइन किया। सबसे पहला फ्रेजर भाई ने डिफाइन किया, इन्फ्रिगमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। इन्फ्रिगमेंट क्या हुआ? मतलब डिस्टर्ब। अगर तुम्हारा राइट इन रेम क्या हुआ? अभी मैंने समझाया, यहाँ पूरी दुनिया के अगेंस्ट में तुम्हारा राइट इन रेम है। अगर उसको कोई इन्फ्रिगमेंट होता है, यानी कोई डिस्टर्बेंस होता है तुम्हारे राइट एंड रेम में, पूरी दुनिया के अगेंस्ट तुम्हारे जो राइट हैं उसको कोई डिस्टर्ब करता है, तो तुम उस पर टॉट का केस कर सकते हो। इसी को हम लोग टॉट बोलते हैं। फिर सैलमोन भाई ने क्या बोला? सैलमोन भाई उन्होंने क्या बोला? टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी कॉमन लॉ में, रेमेडी मतलब यानी टॉट में अगर कोई केस होगा तो तुमको क्या डैमेजेस मिलेगा वो कॉमन लॉ यानी कोर्ट डिसाइड करेगा, कॉमन लॉ के हिसाब से डिसाइड होगा। तो टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी कॉमन लॉ में, और उसमें तुमको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? देखो 2 तरह के डैमेजेस होते हैं, एक लिक्विडेटेड एक अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड क्या होते हैं? जब तुम्हें पता है कि तुमको इतना पैसा मिलेगा अगर तुम केस करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 166 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसका सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? अगर डायरेक्टर अपना ड्यूटी फॉलो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा 1 लाख से 5 लाख के बीच में, ये पेनल्टी लगता है। तो क्या ये प्री डिटरमाइन है, प्री फिक्स्ड है कि भाई अगर एक डायरेक्टर अपना ड्यूटी नहीं कर रहा और अगर केस होता है तो उसको 1 लाख से 5 लाख रुपए देना ही होगा? ये ऑब्वियस सा बात है, ये प्री डिटरमाइन है, यानी पता है सबको कि भाई इतना पेनल्टी लगना है। टॉट में ये अनलिक्विडेटेड होता है, यानी ये फिक्स्ड नहीं होता है। कोर्ट को जो सही लगेगा वो डैमेजेस कोर्ट दे देगा, ये फिक्स्ड ही नहीं होता है। कितना पैसा मिलेगा, तुम्हारे साथ टॉट हुआ, कोर्ट में केस किया, कोर्ट को जितना सही लगेगा कोर्ट तुम्हें अवॉर्ड कर देगा। कोई फिक्स नहीं है कहीं कि कितना तुमको मिलेगा ही मिलेगा। विच इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एनी अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, मान लो तुमको रोड पे कोई सामान गिरा हुआ मिला, तो तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम उसके ऑनर तक उसको पहुंचाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है तुमने। बट अगर तुम नहीं पहुंचाते हो तो क्या सामने वाला आदमी तुम पे टॉट का केस करेगा? नहीं, ये इस पर भी टॉट का केस नहीं होगा, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होता है। तो ये सब भाई टॉट नहीं हुआ। सिंपल सा, क्या तुम्हें ये रटना है, याद करना नहीं है, बस एक बार रीडिंग मारना है। कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ गया, बस एक बार रीडिंग मारना है। हो सकता है कि ये डिफिनेशन आ जाए और नीचे आ जाए नाम कि कौन डिफाइन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बस एक बार रीडिंग अच्छे से मारना। विनफील्ड क्या बोले? विनफील्ड भाई ने बोला एक ड्यूटी होता है, एक खुद का ड्यूटी होता है कि हम किसी का राइट डिस्टर्ब नहीं करें। अगर वो हम डिस्टर्ब कर देते हैं, उसका हम लोग ब्रीच करते हैं, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आता है। उसी लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टॉर्टियस लायबिलिटी। यही उनका डिफिनेशन था टॉर्ट का, कि हमारा खुद का एक ड्यूटी होता है कि हम दूसरे का राइट डिस्टर्ब नहीं करें, और अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी के साथ हमारा टॉर्ट का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब देखो जनरल कंडीशन क्या है, यहाँ देखो, मतलब आखिर टॉर्ट होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है। तो देखो, पहला एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए,
यानी कुछ गलत होना चाहिए भाई, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, तभी ना तुम बोलोगे टॉट हुआ है। कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, तुम्हारा राइट इन रिम डिस्टर्ब किया ही नहीं है, तो तुम कैसे बोलोगे कि मेरे साथ टॉट हुआ है? नहीं बोल सकते। मेरा कैलकुलेटर ने किसी ने यूज़ किया ही नहीं, तो क्या मैं बोलूँगा कि भाई मेरे साथ टॉट हुआ है? नहीं। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, और इस रॉन्गफुल एक्ट से क्या होना चाहिए? लीगल डैमेजेस होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा राइट डिस्टर्ब होना चाहिए। लीगल डैमेजेस मतलब तुम्हारा राइट डिस्टर्ब होना चाहिए। कोई काम किसी ने किया, वो रॉन्गफुल एक्ट था, और उसके कारण तुम्हारा राइट डिस्टर्ब हो गया, तो उसको हम लोग टॉट बोलेंगे। और इस टॉट को का रेमेडी तुमको कहाँ मिल जाएगा? कोर्ट में मिल जाएगा। तो 3 बातें ध्यान रखने वाला, अगर टॉट होना है तो 3 चीज़ होना पड़ेगा। पहला कि एक गलत होना चाहिए, कुछ गलत होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा, उससे तुम्हारा लीगल राइट डिस्टर्ब होना चाहिए। एंड तीसरा, उसका रेमेडी तुमको लीगल कोर्ट में मिल जाना चाहिए। यही 3 चीज़ को यहाँ डिफाइन किया है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डैमनम सिने इंजूरिया। लिखो बगल में, डैमेज विदाउट इंजरी। ये क्या हुआ भाई? एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। इसमें कोई ऐसा एक्ट हुआ, किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे तुमको डैमेज हो गया, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, किसी भी तरीके से तुमको डैमेज हुआ, बट कोई इंजरी नहीं हुई। इंजरी मतलब लीगल राइट, जो तुम्हारा राइट इन रेम है, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। डैमेज हुआ है बट तुम्हारा राइट किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे मार्केट में जब गया था, जब मैं छोटा था, तो मार्केट में एक वी मार्ट तुमने नाम सुना होगा, वी मार्ट का एक बहुत बड़ा शॉप था यहाँ पर, और इकलौता ये वी मार्ट का शॉप था। यहाँ पर जो भी कस्टमर जो भी सामान लेने आते थे, ये वी मार्ट में ही लेने आते थे। ये रोड है, ठीक है, वी मार्ट में लेने आते थे। कुछ सालों बाद यहाँ एक नया मॉल खुला, V2, और रोड के ठीक वी मार्ट के सामने थोड़ा सा हट के V2 खुल गया। तो अब मान लो यहाँ अगर 500 कस्टमर आते थे, तो 500 में से अब 300 कस्टमर या 200 कस्टमर V2 चले गए। तो क्या वी मार्ट को लॉस हुआ? द आंसर इज यस, वी मार्ट को लॉस हुआ। जो 500 कस्टमर खरीदते थे, आज सिर्फ 300 कस्टमर खरीद रहे हैं, तो क्या उसका पैसा कम गया? क्या उसका प्रॉफिट कम गया? द आंसर इज यस। क्या उसको डैमेज हुआ? द आंसर इज यस। लेकिन क्या उसको कोई इंजरी हुई है? क्या उसका कोई लीगल राइट छीना गया है? द आंसर इज नो। V2 कोई भी अपना दुकान कहीं भी खोल सकता है, तो V2 ने अपना दुकान वहाँ खोला, तो क्या वी मार्ट का कोई राइट उसने डिस्टर्ब किया? नहीं किया। तो फिर वी मार्ट क्या केस कर सकता है V2 का कि भाई टॉट है, इसने मेरे को डैमेज दिया है? टॉट का केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि V2 अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, वो वी मार्ट का कोई राइट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, राइट इन रिम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बट फिर भी वी मार्ट को लॉस हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डैमनम सिने इंजूरिया, यानी डैमेज तुमको हुआ है बट कोई लॉस नहीं हुआ है, तुम्हारा लीगल राइट का कोई लॉस नहीं हुआ। डैमेज के कारण लॉस हुआ है, मनी में लॉस हुआ है, कंफर्ट में, यहाँ वी मार्ट को मनी में लॉस हुआ, बट क्या उसका लीगल राइट में कोई डिस्टर्बेंस आया? नहीं आया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डैमनम सिने इंजूरिया, और ये अप्लीकेबल ही नहीं है टॉट में, अप्लीकेबल ही नहीं है टॉट में, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ केस लॉ है, वो है ग्रामर स्कूल वाला। देखो इसमें क्या होता है, एक टीचर रहता है, स्कूल छोड़ के चला जाता है और अपना नया स्कूल खोलता है। बहुत सारे बच्चे जो है उसके स्कूल से, पुराने वाले स्कूल से उस टीचर के स्कूल चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्कूल को लॉस होता है। वो केस करता है टॉट का कि भाई ये मेरा राइट डिस्टर्ब कर रहा है, टॉट का केस करता है। तो कोर्ट बोलता है कि भाई वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, वो स्कूल खोल सकता है, उसने स्कूल खोला, उसने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, स्टूडेंट अपने मन से वहाँ चले गए। तुम्हें भले ही लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, बट यहाँ तुम्हारा कोई लीगल राइट, इंजरी नहीं हुई है तुमको, तो ये टॉट के अंदर नहीं आएगा, तुम केस नहीं कर सकते। बस यही बात बोलता है इंजुरिया सिने डैमनम। इसमें क्या होता है, इंजरी विदाउट डैमेज, ये उसका उल्टा है। इसमें तुमको डैमेज नहीं हुआ, यानी कोई लॉस नहीं हुआ है, बट इंजरी हुई है, यानी तुम्हारा लीगल राइट डिस्टर्ब हो गया।
ये कैसा है, तुम्हारे बुक में एक एग्जाम्पल दिया होगा परफेक्ट वाला, हाँ ये वाला। ये क्या बोलता है, मान लो मैं गया वोट देने एंड वहाँ पर किसी ने मेरे को रोक दिया कि भाई तू वोट नहीं कर सकता, मेरे को वोट नहीं देने दिया गया, जबकि मेरा राइट था, लीगल राइट था कि मैं वोटिंग कर सकता हूँ अगर मैं 18+ हूँ। एंड मैं 18+ हूँ, वोट देने गया, मेरे को वोट देने नहीं दिया गया। बट उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिसको मैं वोट देना चाहता था वही जीता, वो ही जीता, जिसको मैं वोट देना चाहता था वही वॉन हो गया। क्या मैं टॉर्ट का केस करूंगा? द आंसर इज यस, मैं केस करूंगा, भले ही मेरे को कोई डैमेज नहीं हुआ है। जिसको मैं वोट देना चाहता था वही जीत गया, क्या मेरे को कोई डैमेज हुआ? नहीं। लेकिन क्या मेरा लीगल राइट था वोट देने का, वो किसी ने छीन लिया, मेरे से डिस्टर्बेंस हुआ वहाँ पर? हाँ हुआ। तो क्या मैं टॉर्ट का केस करूँगा? द आंसर इज यस, मैं टॉर्ट का केस करूँगा, क्योंकि मेरा लीगल राइट छीना जाएगा। एक सिंपल मैं बात बताता हूँ, टॉर्ट इज ऑल अबाउट योर राइट। अगर तुम्हारा राइट कोई छीन लेता है तो तुम टॉर्ट का केस करोगे। अगर तुम्हारा राइट नहीं छीनता है, भले ही तुमको डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें टॉर्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मेंस रिया, हाउ फार अ गिल्टी माइंड ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट। ये मेंस रिया जो है ना, मेनली क्रिमिनल लॉ में देखा जाता है, क्रिमिनल लॉ में। इसमें होता क्या है, इसमें इंटेंशन देखा जाता है कि किसी ने क्राइम किया तो किस इंटेंशन से किया, मतलब गिल्टी माइंड देखा जाता है। मान लो किसी ने किसी को मारा, मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया उसका इंटेंशन देखा जाता है कि भाई आखिर उसने मर्डर क्यों किया। अगर उसने मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया तो उसको सज़ा नहीं होगा। अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको वो नहीं होगा, सज़ा नहीं होगा। बट किसी से खुन्नस था, जैसे बोलते हैं, मतलब किसी को जेलसी थी, या फिर किसी को कोई पसंद नहीं कर रहा था या झगड़ा था एंड उसके लिए उसने किसी को मार दिया, तो भैया तुम पे केस होगा। तो वहाँ पर माइंड देखा जाता है, क्या तुमने अपने बचाव के लिए किया या फिर तुम्हारा गुस्सा में तुमने मार दिया, तो वो गिल्टी माइंड, मेंस रिया देखा जाता है। टॉर्ट में वो सब नहीं देखा जाता। तुम बिना गलती किए, तुम बिना इंटेंशन भी अगर किसी के साथ टॉर्ट करोगे ना तो तुम लायबल होगे, बिना इंटेंशन के भी। भले ही तुम किसी के साथ टॉर्ट नहीं करना चाहते, बट अगर तुमसे हो गया और तुम्हारा इंटेंशन नहीं भी था तब भी तुम लायबल होगे टॉर्ट के अंदर। लेकिन क्रिमिनल के अंदर ऐसा नहीं है। अगर मान लो कोई तुमको मारने आ रहा, तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको मर्डर कर दिया, तो क्या तुम बच जाओगे? द आंसर इज यस, तुम बच जाओगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा इंटेंशन मारना नहीं था, अपने आप को बचाना था। बट टॉर्ट में भले ही तुम्हारा गलती हो या ना हो, टॉर्ट हो गया हो, तुम लायबल हो। यही बोलता है मेंस रिया। ठीक है, अब ये जो काइंड ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि ओहो भाई 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 कहाँ चला गया ये। ओ भाई साहब, पेज नंबर, बिजनेस कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद एक मिनट रुक जाओ भाई। हाँ चलो आ जाओ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे टॉर्ट और रॉन्ग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स, टॉर्ट कितने तरह के होता है। हम लोग समझ चुके हैं टॉर्ट क्या होता है। हम लोग समझ गए किसी हमारा राइट डिस्टर्ब होगा हम उसके टॉर्ट बोलेंगे। हम लोग समझ गए कि टॉर्ट होने के लिए एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और उससे तुम्हारा लीगल राइट इन्फ्रिगमेंट होना चाहिए एंड उसका रेमेडी तुमको कोर्ट में मिल जाएगा। हम लोग ये सब कुछ समझ गए कि भाई टॉर्ट क्या होता है, किसने इसको डिफाइन किया, उसके बाद इसमें हमारा डैमनम सिने इंजुरिया क्या हुआ, अगर हमें कोई डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट, ये सब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये बताओ भाई टॉर्ट होता क्या क्या है, मतलब क्या हम करेंगे जो टॉर्ट हो जाएगा, ऐसा हम क्या कर देंगे जो दूसरे का लीगल राइट ही छीना जाएगा। तो देखो, सबसे पहला बैटरी, सबसे पहला टाइप है बैटरी। बैटरी क्या होता है? एनी डायरेक्ट अप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। किसी पे तुम कोई डायरेक्ट अप्लीकेशन, यानी तुम किसी पे फोर्स लगा रहे हो बिना उसके कंसेंट के। पता है तुम्हारे लाइफ में बैटरी तुम्हारे साथ बचपन से होता है। तुम पूछोगे कैसे? जब तुम मोबाइल देखते रहते थे बचपन में, तुम्हारी मम्मी आई और तुम्हें 3 चमाटा खींच के लगा दिया तुम्हारे गालों पर, और तुम्हारे पापा आए तुम्हें बेल्ट से दे दिया 2-3 बेल्ट खींच के। क्या उन्होंने तुमसे पूछा कि बेटा क्या हम तुम्हें मारें? उन्होंने तो नहीं पूछा तुमसे।
क्या तुम्हारा वहाँ कंसेंट लिया गया? नहीं लिया गया। तुम्हारे कंसेंट के बिना क्या तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन, क्या फोर्स का इस्तेमाल हुआ है? द आंसर इज यस, तुम्हारे ऊपर फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, तुम्हें मारा गया है। तो यहाँ क्या तुम्हारे साथ बैटरी हुआ है? द आंसर इज यस, तुम्हारे साथ बैटरी हुआ है। क्या तुम टॉर्ट का केस कर सकते हो? बिल्कुल केस कर सकते हो। अब से जब मम्मी तुम्हें मारे तो मम्मी को बोलना, मम्मी बिना कंसेंट के तुम हमें नहीं मार सकते हो, अगर तुमने मारा तो हम टॉर्ट का केस कर देंगे। फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हें बेलन से मारेगी और तुम हॉस्पिटल में होंगे। तो इसलिए ये सब इस्तेमाल घर में मत करना। इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी। फिर आता है असॉल्ट। ये भी तुम्हारे साथ बचपन से होता है। कैसे? असॉल्ट मतलब क्या होता है? धमकी देना, किसी को डराना। डराना भाई, जब तुम रोते, जब तुम मार खा लिए, बैटरी हो गया तुम्हारे साथ, मार खा लिए तुम, उसके बाद तुम रो रहे हो, रो रहे हो, तो क्या किचन से तुम्हारी मम्मी एक शब्द नहीं बोलती है? अगर अभी चुप नहीं हुआ तो अभी और मारेंगे तुमको। बोलती थी भाई, सबको बोलती थी। तो क्या एक ऐसा एक्ट हुआ है जिससे तुम्हारे माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ है, यानी डर, फियर? किसी ने कुछ ऐसा किया और उससे तुम्हारे दिल में डर सा बैठ गया कि भाई अगर अभी ये मेरे को मार सकता है, मेरे साथ बैटरी कर सकता है। तो ये डर तुम्हारे दिल में बैठ गया उसके बातें सुनकर। तो ये हो गया असॉल्ट, यानी डराना, धमकाना, धमकी देना। तुम्हारी मम्मी ने तुमको किचन से बोला अगर अभी रोना बंद नहीं किया तो अभी और मारूंगी। तो क्या करते हो तुम लोग? तुरंत आंसू पोंछ लेते हो भाई, कि भाई अभी तो मार खाया हूँ, अभी बैटरी हुआ हूँ, फिर अभी यहाँ धमकी दिया। तो वो धमकी से तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हुआ कि भाई अभी अगर मैं चुप नहीं होता हूँ मेरा मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं असॉल्ट। बॉडीली हार्म, ये क्या हुआ? मान लो तुमने किसी को हल्का सा पुश कर दिया, धक्का दे दिया और वो गिर गया, थोड़ा सा खरोच वगैरह आ गया, चोट लग गया, खून वगैरह निकल गया, ये बॉडीली हार्म हो गया, ये भी टॉर्ट हुआ। फिर फॉल्स इम्प्रूवमेंट, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बचपन में मैं क्रिकेट जब खेलता था तो बॉल एक घर में चला गया, तो वो जो घर का आदमी था वो थोड़ा खड़ूस टाइप था। तो मेरा एक दोस्त गया बॉल लाने एंड उसने क्या किया, लिटरली गेट बंद करके उसको बंद कर दिया। मतलब बॉल लाने उसने उसके घर पे गया, छुपके से पीछे से दीवार से जंप करके बॉल लाने निकला एंड उसने देख लिया एंड लिटरली उसने बंद कर दिया पूरे 1 घंटा। और हम लोग भाग गए। तो क्या ये फॉल्स इम्प्रूवमेंट हुआ? किसी को अगर तुम कहीं एक जगह बंद करके रखते हो बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मान लो तुम बहुत जिद कर रहे थे, तुम्हारे पापा ने तुमको रूम में बंद कर दिया 2 घंटे के लिए, क्या ये फॉल्स इम्प्रूवमेंट है? हाँ, ये फॉल्स इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तुम्हारे कंसेंट के बिना तुमको एक जगह पैक कर दिया गया। अब यहाँ लॉफुल जस्टिफिकेशन मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मान लो तुम्हारे घर में चोर आया एंड तुमने देखा और तुमने क्या किया, बाहर से गेट लगा दिया और उसके पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस 2-3 घंटे बाद आई। 2-3 घंटा जो है चोर जो है एक ही रूम के अंदर बंद था। तो क्या चोर बोलेगा कि मैं तुम पे टॉर्ट का केस करूंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है कि भाई इस रीज़न से मैंने इसको बंद किया। अगर सही रीज़न है तो तुम बंद कर सकते हो, गलत रीज़न है, अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है और तुमने बस ऐसे ही बंद कर दिया तो ये टॉर्ट कहलाया जाएगा। बैटरी में भी ये बात ध्यान रखना, अगर लॉफुल जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास तो तुम बैटरी कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो तुम बैटरी नहीं कर सकते। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। बस पे जब लोग ऐसे मेट्रो पे ऐसे पकड़ के लोग मेट्रो में खड़े रह के जाते हैं, जब ट्रेन रुकता है, बस रुकता है, तो पीछे वाले लोग आगे आ जाते हैं, धक्का लग जाता है, तो सामने वाले पे धक्का लगा तो क्या सामने वाला केस करेगा कि तूने मेरे बॉडी पे धक्का कैसे मारा, बैटरी का इस्तेमाल कैसे किया, मैं तेरे पे टॉर्ट का केस करूंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि लॉफुल जस्टिफिकेशन है भाई। वो मोशन में है एंड गाड़ी रुका एंड अचानक से वो आगे आया, तो यहाँ पर उसने जानबूझ के नहीं किया, उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो वो बैटरी नहीं कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है, मैंने किसी और पे केस कर दिया, झूठा केस। दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। मैलिशियसली मैंने बस, मेरे को उससे बदला लेना था, मैंने झूठा केस कर दिया कि इसने मेरे घर में चोरी किया है एंड उस केस करने के चक्कर में जो है उसका भाई, उसको डैमेज हुआ, उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया, उसको जेल हो गया, उसको कैरेक्टर ख़राब हो गया। केस चलने के कुछ दिन बाद पता चला कि भाई वो निर्दोष है एंड उसको बरी कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया। तो क्या वो फ्री होने के बाद मेरे ऊपर टॉर्ट का केस कर सकता है कि
इसने झूठे केस में मेरे को फंसाया है, द आंसर इज यस, वो मेरे पे टॉर्ट का केस करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, उसका करेक्टर ख़राब हुआ है और वो बाद में प्रूफ हो जाता है कि वो सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो जब बाहर निकलेगा तो फिर वो मेरे पे टॉर्ट का केस कर देगा। फिर नर्वस शॉक, ये बहुत ही मतलब फ़नी जैसा है। एक फैक्ट्री में दो लोग लड़ रहे थे, एक ने दूसरे का माथा फोड़ दिया। ये देख रही थी एक लेडी जो है ये देख रही थी कि दो लोग लड़ रहे हैं एंड एक ने माथा फोड़ दिया और उसका पूरा खून निकलने लगा। वो खून देखकर ये नर्वस शॉक में चली गई, कोमा में चली गई लेडी। जो लेडी देख रही थी वो कोमा में चली गई। तो क्या उसके फैमिली मेम्बर टॉर्ट का केस कर सकते हैं? जिसने माथा फोड़ा जिसका दूसरे का, कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्ट के कारण दूसरे पर्सन को सफ़र होना पड़ रहा है। यानी मैं अगर कुछ ऐसा करता हूँ और कोई सामने वाला उस चीज़ को देखकर शॉक में चला जाता है, नर्वस शॉक में चला जाता है, तो भाई मेरे ऊपर टॉर्ट का केस चलेगा कि मेरे एक्ट के कारण दूसरे को शॉक लगा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिफेमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी के रेपुटेशन पे अटैक करना हुआ, यानी तुम किसी का नाम खराब कर रहे हो, किसी का नाम गलत तरीके से मार्केट में पोर्ट्रेट कर रहे हो, तो इसको हम लोग डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन दो तरह का होता है, एक लिबल एक स्लैंडर। लिबल डिफेमेशन क्या होता है? कोई तुम कोई नाम खराब कर रहे हो परमानेंट फॉर्म में, यानी किसी के पिक्चर्स, गंदी पिक्चर्स बनाकर, एमएमएस बनाकर। अभी इधर चला है ऑनलाइन, अगर तुम देखो डीप फेक एआई, जिसमें दूसरे का फ़ोटो दूसरे पे लगा देता है, तो उससे दूसरे का नाम तुम खराब कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लिबल, यानी नाम तुम खराब कर रहे हो, इसी को हम लोग डिफेमेशन बोलते हैं। और लिबल क्या हुआ? किसी परमानेंट फॉर्म में लिख कर, बोल कर, वीडियो बनाकर, ऐसे फॉर्म में अगर तुम किसी का नाम खराब कर रहे हो तो उसको हम लोग लिबल बोलते हैं। और स्लैंडर क्या हुआ? स्लैंडर यानी तुमको स्टेटमेंट देकर, कोई बात बोल कर किसी का नाम खराब कर रहे हो, तो वो स्लैंडर हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाला, लिबल में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है एज़ कम्पेयर टू सिलेंडर। दोनों में पनिशमेंट है, लिबल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम किसी का परमानेंट फॉर्म में सोच रहे हो, नाम खराब कर रहे हो, डीप फेक एआई में तुम किसी का चेहरा लगाकर नाम खराब कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी है तुम पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखो कि ये दोनों जो है ना, इसको क्राइम भी माना जाता है। यानी ये डिफेमेशन जो है ये सिविल भी है टॉर्ट के अंदर, प्लस क्रिमिनल भी है सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर। यानी तुम पे एक नहीं दो केस चलेगा, क्रिमिनल केस भी चलेगा, तुमको पनिशमेंट अच्छा से तुमको जेल में दिया जाएगा पनिशमेंट, और उसके साथ साथ टॉर्ट का भी केस चलेगा। तो इसलिए किसी का नाम गलती से भी मत खराब करना, कुछ भी बोल कर या फिर कोई परमानेंट फॉर्म में। बहुत बड़ा केस है भाई, डिफेमेशन का केस बहुत बड़ा केस होता है, और इसमें जो है भूल ही जाओ कि तुम बच सकते हो अगर तुमने सही में किया है तो। डिफेमेशन। रेमेडीज इन टॉर्ट, अब हमारे साथ टॉर्ट हो गया, उतना सब कुछ हुआ, डायरेक्ट बैटरी हुआ, असॉल्ट हुआ, तो अब हमें क्या करना? अब हमें रेमेडी क्या क्या मिलेगा? हमारे साथ टॉर्ट हो गया, मान लो तुम्हारे ऊपर बैटरी किया किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया, बॉडीली हार्म कर दिया, तो अब बताओ कि हमें रेमेडी क्या क्या मिलेगा? तो देखो, पहला तो तुम डैमेजेस क्लेम कर लो कोर्ट से जाके कि भाई हमको डैमेजेस दिलवा दो। दूसरा, इंजेक्शन ऑर्डर। ये क्या हुआ? मान लो तुम्हारे घर के बगल में तुम्हारा पड़ोसी एक शेर, टाइगर, लायन उसको पाल रहा है एज अ पेट एनिमल, तो भाई जब तुम रात में सोओगे तो क्या तुम्हारे अंदर एक अलग सा डर नहीं रहेगा कि अगर वो शेर बाहर निकल कर आ गया मेरे घर तो भाई मेरा तो लग जाएगा? ऑब्वियस सा बात है, अगर घर के बगल में कोई शेर पाल रहा है, एनाकोंडा पाल रहा है, तो भाई सामने वाला का ऐसे ही हालत ख़राब रहेगा कि अगर वो इधर उधर निकल गया तो भाई मेरा तो मैटर ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। वो क्या कर सकता है? तो वो इंसान जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट में जाके बोल सकता है कि उसको बोल भाई कि लायन आज़ाद कर देने, एनाकोंडा आज़ाद कर देने, मेरे को जो राइट है कि मैं पीसफुली सो सकता हूँ अपने घर में, वो राइट डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोर्ट पता है क्या, इंजेक्शन ऑर्डर फाइल कर सकता है, रोक सकता है उसको ये चीज़ करने से, बोल सकता है कि भाई रुक जा, लायन को रिलीज कर, तू लायन को पाल नहीं सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन ऑर्डर, यानी कि रोकना, किसी को रेस्ट्रेन कर देना कोई चीज़ से। एंड थर्ड, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? मान लो मैंने कैलकुलेटर लाया एंड मेरे बिना कंसेंट के किसी ने इसको इस्तेमाल कर लिया और इसको तोड़ दिया,
तो क्या मैं कोर्ट जाकर बोलूँगा कि ये कैलकुलेटर मेरा तोड़ दिया गया है, तो कोर्ट मेरे को अवार्ड दे सकता है कि इस कैलकुलेटर को ठीक करके दो या फिर नया कैलकुलेटर उसको दो, क्योंकि यहाँ टॉट हुआ है। यानी इसका मतलब होता है कोई सामान ख़राब कर दिया किसी ने तुम्हारा बिना तुमसे पूछे, तो उसको वो सामान ठीक करके देगा या फिर नया देगा। सिंपल सा लॉजिक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। ये जो रेमेडी थी ये तुम्हें कोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब कुछ रेमेडी है जो तुम्हें बिना कोर्ट जाए हुए ही मिल जाएगा। क्या क्या? सबसे पहला सेल्फ डिफेंस। मैंने बताया है अगर तुम पे कोई बैटरी कर रहा है तो क्या तुम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, एंड सेल्फ डिफेंस में उसको चोट लग गया, क्या वो टॉर्ट का केस करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास रेमेडी है। तुम्हारे ऊपर कोई बैटरी कर रहा है तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, ऑब्वियस सा बात है। प्रिवेंटेशन ऑफ ट्रेपास, ये क्या होता है? मान लो तुम्हारे घर में कोई घुस गया बिना तुमसे परमिशन लिए, तो क्या तुम उस पर फोर्स का इस्तेमाल करके उसको घर से बाहर निकाल सकते हो? ऑब्वियस सा बात है, हाँ निकाल सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड, मान लो तुम्हारे लैंड पे किसी ने कब्जा कर लिया, क्या तुम अपना फोर्स का इस्तेमाल करके उसको लैंड से हटा सकते हो? हाँ हटा सकते हो। सेम इसी तरह गुड्स पे, कोई गुड्स अगर तुम्हारा ले लिया है ज़बरदस्ती, क्या तुम उससे वापस ले सकते हो? फोर्स का अप्लाई करके ले सकते हो। अबैटमेंट ऑफ न्यूजेंस, ये क्या होता है? मान लो ये मेरा घर है और ये मेरे पड़ोसी का घर है। अब पड़ोसी के घर में एक पेड़ है जिसकी डाली मेरे घर के छत के ऊपर आ रही है, तो क्या मैं इतना सा पार्ट काट के हटा सकता हूँ, कट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैं कट कर सकता हूँ। अमेंडमेंट ऑफ न्यूजेंस मतलब जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है उसको तुम काट सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, मान लो तुम्हारा खेत था और तुमने फसल लगाया एंड किसी का गाय उस खेत में घुसा एंड पूरा फसल बर्बाद कर दिया, तो तुमने ये चीज़ देखा एंड देखा कि गाय अभी भी खेत में है, तो तुमने गाय को रोक लिया और बोला कि जब तक मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगा मैं इसको नहीं जाने दूंगा। क्या तुम ये कर सकते हो? द आंसर इज यस, ये कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट तुम्हें राइट दिया हुआ है। इसी के साथ टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, टॉर्ट के टाइप क्या होते हैं और उनके रेमेडी क्या होते हैं, वो सब हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अब हमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो पढ़ा देता हूँ एंड उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। लाइबिलिटी, टॉर्ट की लाइबिलिटी क्या क्या होती है? 3 तरह की लाइबिलिटी टॉर्ट करने पे चढ़ती है। पहली स्ट्रिक्ट, दूसरी विकेरियस एंड तीसरी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है? कभी कभी भले ही तुमने कुछ नहीं भी किया हो बट हमेशा तुम लायबल होगे टॉर्ट के लिए। 3 केस है। पहला, इनविटेबल एक्सीडेंट, मान लो तुम अपने घर में कोई केमिकल से कुछ बना रहे हो एंड वो केमिकल स्केप हो गया, भले ही तुम्हारा गलती नहीं था बट स्केप हो गया और दूसरे घर में चला गया एंड उसके घर के सारे फूल पौधे सबको मार दिया, सब फूल पौधे पूरा उसका गार्डन बर्बाद हो गया, क्या तुम्हारे ऊपर टॉर्ट लगेगा? द आंसर इज यस, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी चढ़ेगा। भले ही तुम्हारा गलती हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्ट तुम पे लगेगा ही, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस तुम यूज़ कर रहे हो घर पे तो तुम्हारा ड्यूटी है कि ध्यान रखना कि वो स्केप ना हो। अगर स्केप हो गया तो तुम भाई लायबल होगे। दूसरा, इनविटेबल मिस्टेक, मान लो तुम किसी के प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर कर रहे हो और उसका प्रॉपर्टी बर्बाद कर दोगे, तो भाई सिंपल सा बात है, तुम दूसरे के प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर कैसे सकते हो? अगर कर रहे हो तो तुम टॉर्ट के लिए लायबल हो। रॉन्ग कमिटेड, विकेरियस लायबिलिटी फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, इसमें क्या होता है? मास्टर और सर्वेंट, मान लो तुम मास्टर हो और तुम्हारा कोई सर्वेंट को तुमने कोई काम करने बोला और उससे गलती से काम करते करते टॉर्ट हो गया, तो क्या तुम लायबल नहीं होगे? तो तुम भी लायबल होगे। मास्टर तुम थे, तुमने उसको बोला वो काम करने, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एक केस आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। इसमें होता क्या है देखो, फ्लेचर जो था उसका एक कोल माइन था, ठीक है, एक कोल माइन था। क्या था? कोल माइन। इसके बगल में ही रेलैंड का घर हुआ करता था एंड रेलैंड ने क्या किया, एक रिजर्वायर बनाने का सोचा। रिजर्वायर मतलब ज़मीन के अंदर पानी वगैरह भरने के लिए। इसके लिए इसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो ये सब काम करता है जो कि इंडिपेंडेंट है, उसको हायर किया गया एंड उसको बोला कि भाई रिजर्वायर बना दे, पानी वानी भर दे इसमें। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो पत्थर है ना नीचे, उसमें बहुत सारे होल्स जैसा है, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है एंड वो सब बह के जो है कोल माइन में जाएंगे। उसने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, इसने सीधा पानी डाला और पानी क्या किया, ये सब तोड़ते हुए सीधा कोल माइन में चला गया और फ्लेचर का पूरा कोल माइन बर्बाद हो गया। फ्लेचर ने केस किया, केस में ये डिसाइड हुआ कि भाई स्केप अगर होता है कोई चीज़
तुम्हारे लैंड से अगर कोई स्केप हो जाता है कोई भी सब्सटेंस और दूसरे को कोई भी लॉस होता है तो लायबल कौन होगे, तुम होगे लायबल, भले ही तुम्हारा गलती हो या ना हो। यहाँ गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का है, बट क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी था कि अच्छे से ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो, इसलिए तुम टॉर्ट के अंदर लायबल होगे, तुम्हारे अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आएगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि भाई तुम्हारे लैंड से कुछ स्केप हो भी गया बट तब भी तुम लायबल नहीं होगे। कौन कौन सा केस है? पहला, नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड कर रहे हो, मान लो तुम कोई नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड कर रहे हो जो कि डेंजरस नहीं है और वो स्केप हो गया तो उसके लिए तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगा। अगर तुम्हारी गलती से हुआ है तब आएगा, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि भाई तुम लैंड का जो नेचुरल यूज़ है वही कर रहे हो और वहाँ पर तुम्हारे कोई गलती नहीं है। फिर कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, मान लो मैं कोई केमिकल बना रहा हूँ एंड मैंने अपने पड़ोसी से पूछ लिया कि भाई मैं ये केमिकल बना रहा हूँ, अगर ये स्केप कर जाएगा आपका गार्डन ख़राब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत? तो सामने वाले पड़ोसी ने बोला नहीं नहीं हम लोग पड़ोसी हैं, हमें क्या दिक्कत होगा। तो भाई उसने कंसेंट ही दे दिया, अब स्केप हो जाए कुछ भी हो जाए तुमने कंसेंट दिया था, मेरे को क्या। थर्ड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मान लो किसी थर्ड पार्टी ने कोई पाइप तोड़ दिया एंड मेरा उस कारण से सारा चीज़ चला गया, सारा पानी वगैरह चला गया दूसरे के घर में एंड दूसरा मेरे ऊपर केस कर रहा है, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने किया, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ देखा है करते हुए एंड तब भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और सामने वालों को भी नहीं बताया, तब मैं लायबल हो जाऊँगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये क्या होता है? सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट कभी भी लायबल नहीं होता है टॉर्ट के लिए। एक्ट ऑफ गॉड, मान लो फ्लड आया एंड उसने मेरा टैंक तोड़कर पूरा पानी दूसरे के गार्डन में पहुंचा दिया, क्या मेरा गलती है? नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, फ्लड के कारण हुआ है। या फिर अर्थक्वेक आया उसके कारण हुआ है, क्या मेरा गलती है? नहीं है, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? नहीं होऊंगा। एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट, अच्छा प्लेंटिव मतलब तुम्हें पता है ना क्या होता है? प्लेंटिव मतलब जो केस करता है, केस करता है। मान लो मैं किसी पे केस कर रहा हूँ तो मैं प्लेंटिव हो गया और जिस पर केस हुआ है वो डिफेंडेंट हो जाता है, वो डिफेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्लेंटिव का ओन फॉल्ट होता है। मान लो प्लेंटिव यानी मैं पड़ोसी मेरे घर आया देखने की भाई आप दिखाइए तो कौन सा केमिकल बना रहे हैं, वो देख रहा था और उसने क्या किया, केमिकल को खोल दिया, वो स्केप करके चला गया सीधा उसके घर पे। अब वो केस करने जा रहा है, वो नहीं कर सकता क्योंकि भाई तेरी गलती के कारण स्केप हुआ है। फिर एक और केस होता है यहाँ पर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें क्या डिसाइड होता है? उसमें ये डिसाइड होता है, उसमें यह डिसाइड होता है कोई भी हैजार्डियस इंडस्ट्री है, मान लो कोई भी हैजार्डियस मतलब बहुत ही खतरनाक केमिकल बन रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि उसको पूरा ध्यान रखना है कि वो सब्सटेंस बाहर स्केप ना करे। अगर किसी के भी गलती से स्केप हुआ है, लायबल हम उसी को मानेंगे, ये सब हम देखेंगे भी नहीं। तुम्हारा ड्यूटी है कि कोई चीज़ तुम्हारे घर से स्केप नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा बात है। विकेरियस लायबिलिटी क्या क्या होता है? यहाँ देखो, मास्टर एंड सर्वेंट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मास्टर अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए लायबल होगा। दूसरा, प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसमें क्या होता है? मान लो कोई प्रिंसिपल है, मान लो मेरा कोई एजेंट है और वो कोई काम कर रहा है और उसके साथ उसके लिए वो काम कर रहा है एंड उसमें टॉर्ट हो गया उससे, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? हाँ मैं लायबल होऊंगा, क्योंकि मैं भाई प्रिंसिपल हूँ और वो एजेंट है मेरा, उसके एक्ट के लिए मैं बाइंड होऊंगा, तो उसने टॉर्ट कर दिया अगर तो मैं लायबल होऊंगा। पार्टनर्स वाला में भी, पार्टनरशिप में एक पार्टनर अगर टॉर्ट कर देता है, क्या दूसरा पार्टनर लायबल होगा? हाँ, क्योंकि वहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप रहता है। थर्ड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मान लो कोई एक एम्प्लॉयर है और उसका एम्प्लॉई है और वो एम्प्लॉयमेंट में कोई काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल होगा टॉर्ट के लिए एम्प्लॉई का। लेकिन अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कोई टॉर्ट नहीं किया तो फिर वो पर्सनल कैपेसिटी में लायबल होगा। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तुम्हें बस मॉड्यूल रीडिंग मारना है और ऐसा रटने वाला रीडिंग मत मारना भाई, ये नॉर्मल सा सिंपल वाला बात है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएंगे, तुम्हें सिर्फ समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या लायबल होता है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए
क्या एम्प्लॉयर लायबल होता है? जैसे रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से गलती हुआ और रेलैंड लायबल हो गया, लेकिन मेन जो जनरल रूल बोलता है क्या कि नहीं लायबल होता है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपना इंडिपेंडेंट काम करता है एंड उससे कोई टॉर्ट होता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। बट फिर रेलैंड और फ्लेचर वाले केस में रेलैंड कैसे लायबल हो गया? तो देखो कुछ केसेस हैं, 3 केसेस हैं जिसमें इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट को एम्प्लॉयर लायबल कर देगा। कैसे? पहला, अगर एम्प्लॉयर खुद बोले इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम टॉर्ट करो तो ऑब्वियस सा बात है वो लायबल होगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आप समझ में आया रेलैंड क्यों लायबल था? क्योंकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस था एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से गलती हुआ इसलिए रेलैंड लायबल हो गया। और तीसरा, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया और ना ही एम्प्लॉयर ने उसको कुछ ध्यान देने के लिए बोला बताया, तो भाई उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर लायबल होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का एक्ट के लिए। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो तुम्हारा बच्चा है उसके टॉट ख़त्म। थोड़ा सा लास्ट में लिटिल बिट बोरिंग हो जाता है मानता हूँ, इसलिए उतना इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं। बस एक बार मॉड्यूल रीडिंग मारना, हिंदी में तुम समझ गए, मैं नोट्स दिखा देता हूँ अभी तुम्हें। क्या गवर्नमेंट लायबल होता है अपने एम्प्लॉय के एक्ट के लिए, टॉट के लिए? इसी को हम लोग बोलते हैं। इंग्लैंड में क्राउन जो होता है यानी जो राजा होता है वो टॉट के लिए लायबल होता है, अपने सर्वेंट के एक्ट के टॉट के लिए लायबल होता है इंग्लैंड में। बट इंडिया में सिंपल सा लॉजिक है, मैं नोट से दिखाता हूँ। ये इंडिया में दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं लास्ट में। चलो देखो, इंग्लैंड में क्राउन जो है लायबल होता है अपने एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट के एक्ट के लिए। बट इंडिया में कभी भी सोवरिंग फंक्शन जैसे कि पुलिस मिनिस्ट्री, इसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होता है। अगर पुलिस मिनिस्टर इनसे कोई टॉर्ट होता है तो गवर्नमेंट लायबल नहीं होता है। बट अगर कोई नॉन सोवरिंग फंक्शन है जैसे कि ड्राइवर है गवर्नमेंट का कोई, तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल होगा। बस ये बात है। ये नोट्स लिखे हुए हैं देखो, और पूरा एकदम शॉर्ट में लिखे हुए 9 पेज में पूरे ख़त्म कर दिया मैंने। टॉट फ्रेंच वर्ड है, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से टॉर्टरम, ठीक है। फ्रेजर ने इन्फ्रिंगमेंट ऑफ राइट इन रेम। तो ये सब कुछ है। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो एक मैं टेलीग्राम चैनल बना देता हूँ एंड उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लगा दूंगा। सीए वाले टेलीग्राम में मैं नहीं डालूंगा, क्लैश हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। एक बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ये नोट्स मिल जाएंगे। बट तुम्हें एक बार मॉड्यूल पढ़ना है एंड तुमने आज पहला लॉ ऑफ टॉट खत्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।